क्वेश्चन CBT 2 के लिए। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 12 सेट्स फॉर RRB JEE, तो हम लोग ये 13 सेट करने वाले हैं। सेट नंबर 13 होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, वाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन कंबशन, स्लो कंबशन। ठीक है, तो बोला गया कि वाइट फॉस्फोरस ना अपने आप से ही, है ना, अपने आप से ही उसमें आग लग जाता है। इस तरह के कंबशन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, रैपिड बोलेंगे, एक्सप्लोजन बोलेंगे या स्लो कंबशन बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, तो कंबशन के एक्चुअली 4 टाइप होते हैं, स्पॉन्टेनियस, उसके बाद आपका रैपिड, स्लो और एक्सप्लोजन। सब को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन किसको बोलते हैं? जब कोई मटेरियल अपने आप से ही जलने लग जाए। ठीक है, उसको में कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं दिए, कोई भी स्पार्क नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, अपने आप से ही जलने लग जाए, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, स्पॉन्टेनियस और रैपिड में। ठीक है, एक्सप्लोजन तो समझते हैं कि साउंड वगैरह प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्लो में भी समझते हैं धीरे धीरे होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस और रैपिड में एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कौन सा स्पॉन्टेनियस था कौन सा रैपिड था। तो स्पॉन्टेनियस में स्पार्क जो है, माने हीट जो आग लगेगा वो अपने आप से ही लगेगा, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उस पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग एक्सटर्नली हीट भी नहीं देंगे, स्पार्क भी नहीं देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से वाइट फॉस्फोरस जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों का तो नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो जिसकी वजह से उसका वो जो है इग्नाइट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपने आप से ही। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस जो है अपने आप से जलने लगता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना है कि वाइट फॉस्फोरस को हम लोग रखते हैं किस में है, वाटर में रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल ना जाए। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो वो जलने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए उससे चीज़ से बचाने के लिए, मैंने जलने से बचाने के लिए हम लोग उसमें उसको वाटर में रखते हैं, किसको, फॉस्फोरस को। ठीक है, तो ये था स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब बात करते हैं हम लोग रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। रैपिड कंबशन में हम लोग को एक्सटर्नल हीट या लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप से इग्नाइट नहीं होता है, और ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है LPG है, किचन स्टोव है, मैच स्टिक है, तो इसको एक्सटर्नल फैक्टर जो है लगाना पड़ता है हम लोग को, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, तब जाके होता है रैपिड कंबशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्सप्लोजन की। तो एक्सप्लोजन में क्या होगा, एक्सप्लोजन एक तरह का सडन, अचानक से होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है, दैट रिलीज हीट, लाइट एंड मैसिव वॉल्यूम ऑफ गैस वेरी क्विकली। अब याद रखना है एक पॉइंट, एक्सप्लोजन में बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कि इग्निशन ऑफ फायर क्रैकर्स में भी देखिएगा, हीट, लाइट और साउंड के साथ साथ, वायलेंट साउंड के साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सप्लोजन। उसके बाद स्लो कंबशन में जो है बहुत स्लोली जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, रिलीजिंग मिनिमल अमाउंट एंड प्रोड्यूसिंग नो विजिबल फ्लेम, और उसमें फ्लेम आपको दिखता भी नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते से होता है, जैसे कि सेल्यूलर रिस्पिरेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन में जंग लगना होता है, ये भी स्लो कंबशन ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये भी याद रखना है कि कंबशन के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का तो ज़रूरत है ही। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 तरह के कंबशन देखे। स्पॉन्टेनियस में कोई भी एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि रैपिड कंबशन में हम लोग को एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स देना होगा। ठीक है, ये भी उसके बाद बात करें एक्सप्लोजन में, साउंड, सडन साउंड, वायलेंट रिएक्शन, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस, ये सारी चीज़ें रिलीज होंगे। ठीक है, उसके बाद स्लो कंबशन में जो है बहुत स्लो लॉन्ग पीरियड के लिए काम होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट नहीं देता है, और फ्लेम जो है वो विजिबल भी नहीं होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कैचेज फायर इजीली एज दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हाई हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, अगर साउंड अगर क्लियर नहीं आ रहा है
हो सकता है फ़ैन की वजह से साउंड क्लियर नहीं आ रहा हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर साउंड क्लियर नहीं हो रहा तो आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जो होता है उसको, उसमें आग जल्दी इसलिए लगता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है समझिएगा इसको। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये है एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जलने लग जाए, उसी को बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। मान लेते हैं कोई चीज़ को हम 45 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, वो नहीं जल रहा है, लेकिन 46 जैसे ही किए वो जलने लग जाएगा, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होने की वजह से वो जल्दी उसमें जल्दी आग लगता है, ठीक है। अगला, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव ए कंप्लीट फील्ड सेल, आउटर मोस्ट सेल, इनर मोस्ट सेल, सेंटर या प्रॉपर। क्या होगा इसका आंसर? एक मिनट। तो बोला गया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। एटम्स में, एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो बोला कि बोथ कैन अचीव कंप्लीटली फील्ड। क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल अगर कंप्लीट हो, ठीक है, आउटर मोस्ट अगर सेल अगर पूरी तरह से फुलफिल है तो वो स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो हर एटम्स चाहता है कि वो जो है स्टेबिलिटी गेन करे। तो स्टेबिलिटी तभी गेन किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये जो काम किया जाता है ना, ये उसका वैलेंस सेल ही करता है, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट सेल होता है एटम का, वही करता है ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन 1 ओम एंड 2 ओम आर कलेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, पैरेलल रेजिस्टर्स के हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए होता है 1/R1 + 1/R2। जैसे इसका वैल्यू पुट करेंगे R1 और R2 का, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2/3 R इक्विवेलेंट, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट आया 3/2, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म क्यूब विल बी एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब, बिलो जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब, या एबव जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो जब भी ये टर्म आ जाए यूनिफॉर्म है, मतलब कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी अगर है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो करेगा जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब पे, ठीक है। जब भी यूनिफॉर्म आ जाए इसका मतलब यही है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म हो या सिमेट्रिकल शेप का हो, तब जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो उस बॉडी के ज्योग्राफिकल सेंटर पे ही होगा, ठीक है, जिसको ज्योमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कंडीशन है यूनिफॉर्मली उसका स्ट्रक्चर जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, या मास डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होना चाहिए, ठीक है। Why it is important to install silencing device in industrial machines and vehicles, especially in residential areas, to reduce energy consumption of the machines, to decrease the operational cost of the machines, to minimize noise pollution which can cause health issues like lack of sleep, hypertension and anxiety, to improve the efficiency and speed of the machine। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो बोला गया है कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल मशीन्स और व्हीकल्स में जो है साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ करें, ताकि रेसिडेंशियल एरियाज़ में क्या फ़ायदा हो सके, या रेसिडेंशियल एरिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि टू मिनिमाइज़ द नॉइस पोल्यूशन, जिसकी वजह से हेल्थ में कोई इशू ना हो, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ग्वाइटर, इन स्किन एलर्जी या टूथ डिके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। तो कोबाल्ट की जो आइसोटोप्स है ना, तो उसका कोबाल्ट खास करके 60 जो है उसका यूज़ किया जाता है
कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। कैसे यूज़ होता है सुनिएगा। इट इमिट हाई एनर्जी गामा रेज, कोबाल्ट 60 जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाले गामा रेज ये करता है, इमिट करता है, जो कि टारगेटली किस चीज़ को टारगेट किया जाता है, जो डीएनए में कैंसर हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए यूज़ किया जाता है कोबाल्ट का, ठीक है। अब सुनिएगा, जैसे ग्वाइटर की बात करें तो ग्वाइटर के लिए हम लोग आयोडीन 131 यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन एलर्जी से बचने के लिए हम लोग ट्रीटेड विथ एंटी हिस्टामिन्स और टॉपिकल एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। तो स्किन एलर्जी से बचने के लिए एस्ट्रॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। बेसेस आर इन टेस्ट सॉल्ट, स्वीट, बिटर या सोर, ठीक है। तो बेसेस जो होते हैं ये बिटर होते हैं, कड़वा होते हैं, जबकि एसिड की बात करें तो वो खट्टा होते हैं, ठीक है। When heat released by a substance is higher than the heat required for ignition of the substance, then which of the following given combustion? Rapid combustion, spontaneous combustion, complete combustion या फिर explosion combustion? ठीक है। तो बोला गया कि हीट रिलीज जो हो रहा है वो हायर है देन द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जा रहा है, तो इस ऐसे कंबशन को क्या बोल देंगे, ठीक है। सेम हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, अभी जो पढ़े हम लोग, तो ये भी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा। स्पॉन्टेनियस में होता क्या है, रेट ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन, जो माने अंदरूनी जो हीट जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है हीट डिसिपेशन से, ठीक है। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन का मतलब होता है हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहा है, किसी भी कारण से डिसिपेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर इंटरनल वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जलेगा, ठीक है। इंटरनल हीट अगर ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ हीट डिसिपेशन से तो वो जलने लग जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, जैसा मैंने कहा कि अपने आप से ही जलने लग जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस। The energy lost in the form of heat in an electric circuit is inversely proportional to the time for which current flows through the circuit, inversely proportional to the current flowing through the circuit, directly proportional to the resistance, inversely proportional to the potential difference applied in the circuit। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हीट लॉस हो रहा है या एनर्जी जो लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, या किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निर्भर करता है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डिपेंड करता है किससे, उसका रिलेशन है H बराबर I²RT, यानी कि करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे और टाइम पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, बाकी सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्स तो किसी के साथ नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ भी, टाइम के साथ भी और करंट के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, लेकिन अगर हीट जनरेट ही हीट करना हो तो इलेक्ट्रिक के थ्रू, ठीक है। जैसा इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा I²RT, इतना ही हीट जनरेट होगा, ठीक है। Which of the following is the SI unit of electric charge and it is equivalent to charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electron? Coulomb, Simon, Becquerel, Henry। ठीक है, कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम। सिंपल सा बात है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, जो बोल दिया है, जो कि नियरली किसके बराबर है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, जो कि चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कूलम। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस। एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेशंस होता है उसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। तो अगर बोला जाए कि इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ज, ठीक है। अगर बोला जाए कि इस वेव का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ज है, मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड, बाकी सब ऑप्शंस को भी देख लेते। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है या डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो सेंट्रल पोजीशन से कितना मूवमेंट किया उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। पिच किसको बोलते हैं, पिच जो है डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा, ठीक है। कोई भी साउंड जो है कितना पतला कितना मोटा है वो पिच से ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे औरतों की आवाज़ पतली होती है तो वो पिच से ही डिटरमाइन होगा, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से ही। लाउडनेस की बात करें तो कोई भी साउंड कितना सॉफ्ट है या कितना कड़क है वो लाउडनेस डिसाइड करता है, ठीक है। और वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो पूछा भी जाता है पिच पिच किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा, और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के द्वारा, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला बताना है कि पिच, जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमाइन होता है, और मैंने ये भी कहा कि जैसे लेडीज़ का आवाज़ और मर्द का आवाज़, ठीक है, वो पिच ही बतलाता है, ठीक। तो अब ये बताइए कि लेडीज़ का पिच या फ्रीक्वेंसी जो है हायर होगा या मर्द का पिच हाई होगा, ठीक है। किसका पिच हाई होगा, लेडीज़ का कि मेल इसका मैन का, ठीक है। Which of the following statement is correct for Doppler's effect? The apparent frequency will be more than the actual frequency when the observer moves toward the stationary source. The apparent frequency will be more than the actual frequency of when the source move toward the stationary observer. क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना पहले हमको ये क्वेश्चन समझने के लिए डॉपलर इफेक्ट समझना पड़ेगा। डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग के पास से कोई गाड़ी वगैरह गुजरता है हॉर्न मारते हुए, ठीक है, हॉर्न मारते हुए या कोई सायरन बजाते हुए, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब वो हमारे करीब आ रहा होता है तो उसका साउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही गाड़ी सेम उतना ही डिस्टेंस पे अगर आगे निकल जाए तो, ठीक है, दो कंडीशन है कि यहाँ पे देख लीजिए, दो कंडीशन है। सेम डिस्टेंस यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जो साउंड को सुन रहा है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, ठीक है। एक बार गाड़ी है जो इसके तरफ आ रहा है, ठीक है, एक बार गाड़ी है जो इसको पीछे छोड़ चुका है। अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तब भी आपको साउंड का फ़र्क पता चलेगा। जो जिसके तरफ जा रहा है उसको ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, और जिससे होकर के चला गया उसको कम साउंड सुनाई देता है, ठीक है। ये होता है लोअर फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है। तो अब ये बोला है, सुनिएगा ध्यान से, तो यही है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या बोला है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो आपको सुनाई देगा वो ज़्यादा सुनाई देगा जब ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। मतलब सोर्स अगर स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर अगर इसके तरफ बढ़ रहा है तो आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद द अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, अपरेंट फ्रीक्वेंसी उस टाइम भी मोर होगा जब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स मूव टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर सोर्स ही मूव करने लगे, ये सोर्स है, अगर यही मूव करने लगे ऑब्जर्वर की तरफ, तब भी हमको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। दोनों केस में ही क्या होगा, हमको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है डॉपलर इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा कि पहला स्टेटमेंट देखिए, जब ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, माने जो जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो रुका हुआ है, और ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है वो मूव कर रहा है उसकी तरफ, ठीक है। द इंटरसेप्ट मोर वेव्स क्रेस्ट पर सेकेंड, जिसकी क्योंकि वो बढ़ रहा है तो उसको वेव क्रेस्ट जो है उसको ज़्यादा इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वेव का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ जाने की वजह से जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, जब सोर्स मूव कर रहा है यानी गाड़ी मूव कर रहा है, वो आदमी रुका हुआ है और गाड़ी जो है उसी की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है, साउंड वेव कंप्रेस होता है, ठीक है, छोटे स्पेस में, ठीक है। गाड़ी उसके तरफ बढ़ रहा है और जो आदमी है वो रुका हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, साउंड वेव जो है कंप्रेस्ड होता है छोटे से जगह में, जिसकी वजह से जो है वेवलेंथ घटता है, आप, ठीक है।
छोटे से जगह में वेवलेंथ घटेगा। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को उसमें केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, हमको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर। इन ए सर्किट ए 10 वोल्ट बैटरी ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर से वही कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और करंट आई कितना करंट जाएगा उस सर्किट के थ्रू, ये भी पता करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वो रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालिएगा तो हम लोग 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आर इक्विवेलेंट आ गया, हम लोग आई करंट आई बराबर का होता है वी अपॉन आर, क्योंकि आर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वी दिया हुआ है 10 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट हम लोग 1 ओम निकाल चुके। ठीक है, जिसकी वजह से हो जाएगा 10। ओह, मैंने किस पे मार्क कर दिया, गलती से ए पे मार्क हो गया है। ठीक है, इसको सही कर लेना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, और करंट जो है 10 होगा। ठीक है, ये सी नंबर पे मार्क जाएगा, गलती से ए नंबर पे हो गया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कौन से सिचुएशन के लिए अप्लाई होता है। व्हेन ए पर्सन जम्प्स फ्रॉम बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर टू द बोट गोज बैकवर्ड, पैसेंजर स्टैंडिंग इन बस fall in rear direction when the stationary bus suddenly starts moving. When a person falls on cement floor, he gets hurt. While catching a fast moving cricket ball, a fielder moves his hand backward. कौन सा ऐसा है जो थर्ड लॉ के लिए परफेक्ट सिचुएशन है। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन लगाते हैं तो वो भी हम पे रिएक्शन देता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। व्हेन ए पर्सन जंप्स फ्रॉम द बोट, जब हम लोग जंप करते हैं बोट से, ठीक है, टू द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक के किनारे मैंने नदी के किनारे जब हम लोग बोट से जंप करते हैं तो बोट गोज बैकवर्ड, बोट पीछे की ओर चले जाता है। ठीक है, यही है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, जबकि ये जो पैसेंजर गिरने वाला बात है ये लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको लॉ ऑफ न्यूटन का पहला लॉ नियम कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रेशर, स्पीड, मोशन या एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट जो है पर यूनिट टाइम में, माने एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। ठीक है, स्पीड का डिफिनेशन ही ये है कि टोटल डिस्टेंस covered divided by total time taken. Rutherford nuclear model of atom predict that atoms are unstable because the accelerated electrons revolving around the nucleus must be ... in the nucleus, spiral, elliptical, circular या linear। तो बोला गया कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था, ठीक है, उसमें वो प्रेडिक्ट किया गया था कि एटम्स जो है वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल है बिकॉज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, वो मस्ट बी इन कौन से पाथ में, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, स्पाइरल, एलिप्टिकल, सर्कुलर या लीनियर। तो ये हो जाएगा स्पाइरल। अब स्पाइरल क्यों बोला गया था, सुनेगा ध्यान से, सर्कुलर क्यों नहीं। तो बोला गया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है कंटिन्यूसली इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वो ऑलवेज एक्सेलरेट ही कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब कंटिन्यूसली एक्सेलरेट अगर करेगा तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसका। ठीक है, अब लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो वो जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर नहीं होकर के आहिस्ते आहिस्ते श्रिंक करने लग जाएगा। ठीक है, अब श्रिंक करने लग जाएगा तो ये किस तरह का ये बनेगा, वो स्पाइरल बनेगा। ठीक है, स्पाइरल बनते बनते वो क्रश कर जाएगा न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि
ये जो होगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते किस फॉर्मेट बनाएगा, वो स्पायरिकल बनेगा। मस्ट अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट बी स्पायरल इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एक कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर दिया हुआ है, दो लेंस का पावर, एक में प्लस दिया हुआ है 2D और एक में माइनस में 0.525 दिया हुआ है। तो अगर इसका सिंगल लेंस का पावर निकालना है तो कितना होगा इक्विवेलेंट करके। ठीक है, तो सिंपल सा इसको जोड़ा जाता है। अगर हम लोग को पावर का लेंस का पावर अगर कंबाइन करना है, एक इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम लोग पावर को जोड़ देते हैं सिंपली। ठीक है, पावर को जोड़ेंगे, पावर प्लस 2D था और D4 क्या है, D4 डायोप्टर है। पावर का जो लेंस का जो पावर होता है वो डायोप्टर में मेज़र करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये है माइनस में, तो इसको घटाएंगे, घट जाएगा तो ये 1.75D आ जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को सिंपली ऐड करते हैं, अगर प्लस में है तो जोड़ देंगे, माइनस में तो घटा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें के हिसाब से कौन सा सेकंड लॉ के हिसाब से कौन सा गलत है, देखिए क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड लॉ जो है, ये बोला गया कि स्केलर लॉ है, जबकि होगा क्या, वेक्टर होगा। ठीक है, स्केलर नहीं वेक्टर होगा। बाकी सब सही है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बोला गया है कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन लोकल रिलेशन विच मीन्स द फोर्स F at a point in space at certain instant of time is related to acceleration at that point। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ में बोला गया कि अगर फोर्स ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो होता है वो फंडामेंटली वेक्टर इसलिए है क्योंकि फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो फोर्स वेक्टर है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्स हो जाएगा, यानी न्यूटन का दूसरा लॉ है वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ दैट मेक वन साइकिल, वन क्रेस्ट वन ट्रॉ, वन क्रेस्ट वन ट्रॉ, टू क्रेस्ट वन ट्रॉ, या टू क्रेस्ट टू ट्रॉफ्स। क्या होगा इसका आंसर। ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल की बात करें तो लाइट वेव जो है ये या ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं कि एक साइकिल में क्या क्या चीज़ होता है, एक क्रेस्ट होता है, दो ड्रॉप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन क्रेस्ट। अरे यार फिर से गलत मैंने टिक मार दिया है। ठीक है, ये क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्रेस्ट और एक ड्रॉ होता है। ठीक है, ये वाला क्रेस्ट पॉइंट होता है, ये वाला ड्रॉप पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से माने एक साइकिल कब होता है, एक साइकिल का मतलब वन वेवलेंथ देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन वेवलेंथ हुआ, तो एक क्रेस्ट आया, एक ड्रॉ आया। या फिर आप अगर यहाँ से मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा एक माने पूरा कंप्लीट साइकिल एक हो जाएगा, जिसको वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट होता है, एक ड्रॉस होता है। ठीक है, तो इसको सही करना है। ठीक है, B20 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वाई गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर कंसिडरिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फ्लेम्स। आउटर मोस्ट जोन इज द कोल्डेस्ट प्रोवाइडिंग precise control. It is hottest part, efficiently melting metals. It provide a steady heat preventing rapid temperature change. The middle zone is too unstable to delicate task. क्या होगा इसका आंसर। तो बोला गया कि गोल्ड स्मिथ जो है वो आउटर मोस्ट फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करता है गोल्ड या फिर सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। इसका कारण यही है कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट इसलिए होता है, ये कंप्लीट कंबशन भी होता है क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको ब्लू जोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से जलता है इसलिए इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो इसी का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो और ये इफ़िशेंटली काम भी करता है।
ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ हॉटेस्ट पार्ट इफिशिएंटली मेल्टिंग मेटल्स। ठीक है, तो जैसे येलो वाला पार्ट है वो इनकम्प्लीट कंबशन है, जो ब्लू वाला जो पार्ट है बाहर वाला वो कंप्लीट कंबशन है। ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट है इनर मोस्ट जोन जो है वो अनबर्नड वैक्स वेपर है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, द डायमेंशन सिंबल ऑफ एल टी माइनस टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस, पावर, एक्सेलरेशन या स्पीड। एल टी माइनस टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, पावर को, एक्सेलरेशन को या स्पीड को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को अगर डायमेंशन में लेकर के आएंगे तो मीटर का हो जाता है लेंथ, और पर सेकंड यानी सेकंड का हो जाएगा टाइम की पावर -2। ठीक है, व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, या मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, या न्यूक्लियर हैविंग 2 इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोबार की बात करें तो सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। आइसोटोन्स उसको बोलते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है, अब और एक टर्म हमको याद आ रहा है, हम लोगों ने शायद डिस्कस किया है, आइसोमर। आइसोमर किसको बोलते हैं। ठीक है, रिकॉल कीजिए, नहीं याद है तो गूगल में सर्च मारिए। ठीक है, नहीं तो पुराना वाला वीडियो सब देखिए। ठीक, आइसोमर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, याद करना ही आपको, रिकॉल करना ही आपको। ठीक है, अब आते हैं कुछ मैच करना है। लिथियम दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, मरकरी दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, मैच करना है इसको। सबसे पहले समझिएगा, मरकरी जो होता है, हम लोग को जो जो आता है, जो सबसे आसान लगता है आपको वही कीजिए पहले। मरकरी जो होता है ये मेटल होता है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये एक ही ऑप्शन है, इट इज़ ए मेटल दैट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन भी है कि मरकरी लिक्विड में पाया जाता है। मरकरी जो है वो मेटल होने के बाद भी लिक्विड है। सी का 2, देखिए सी का 2 कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक, बाकी ए और सी बाद चला गया। ठीक, अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन तो नॉन मेटल होता है। ठीक, अब देखिए कार्बन का डी का। ठीक है, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, और डी का 4 होगा या थर्ड होगा। ठीक, डी का थर्ड में बोला है नॉन मेटल है, बिल्कुल सही है, चलिए मान लेते हैं। फोर्थ में बोला है इट इज़ ए मेटल, नहीं, कार्बन तो मेटल नहीं होता है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो आँख बंद करके सिर्फ हम लोगों ने 2 ही ऑप्शन देखा है और हम लोग आंसर तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। अब बाकी सब भी देख लेते हैं। लिथियम का बोला है, लिथियम क्या होता है, मेटल होता है और सॉफ्ट होता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में, नेम वन मेटल विच वी कैन कट विथ नाइफ। ठीक है, ऐसा मेटल का नाम बताइए जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, तो वो लिथियम है। ठीक है, तो याद रखना है, लिथियम जो है एक तरह का मेटल है लेकिन सॉफ्ट होता है। ठीक है, ए का 4। अब आते हैं आयोडीन में। ठीक है, मरकरी और कार्बन हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कार्बन जो है नॉन मेटल है, उसके इसके बहुत सारे एरोट्रोप्स होते हैं। मरकरी जो है मेटल है और इसका लिक्विड टेम्परेचर। अब आ जाते हैं किसमें, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है जो कि लस्चरस है। ठीक है, ठीक है, लस्चरस मतलब चमकीला। तो याद रखना है, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल होने के बाद भी लस्चरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मिला लिया। 1 न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को किस में नापते हैं, केजी को, एक्सेलरेशन नापते हैं फिर मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा बस ए नंबर आंसर। ठीक है, विच गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, अगर उसको CO2 से पास कराए, ठीक है, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को का कॉमन नेम क्या है बताइएगा। द फार्मूला फॉर द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का क्वांटिटी के लिए कौन सा फार्मूला है, MC डेल टी, M डेल टी या C डेल टी। ठीक है, तो MCV बोलते हैं वैसे तो हम लोग। ठीक है, MCV डेल टी या फिर MC डेल टी। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी ऑफ हीट बोले तो Q है, Q बराबर MC डेल टी। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, M क्या है, मास। गिवन रिएक्शन इज इंडिकेटेड विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस तरह का रिएक्शन को बतला रहा है। रिएक्टेंट दिया हुआ है प्लस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्रोडक्ट बन रहा है। कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना ऐड हो रहा है तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है, माने रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर होता रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर हटेगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होकर के ऑक्सीजन होता तो देखते कि ऑक्सीजन का अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर इनमें से कौन सा है, स्टार्च सॉल्यूशन, बटर मिल्क इन वाटर, सीवेज वाटर या शुगर इन वाटर। तो इसमें हम लोग को होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर्स। जब शुगर वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे, उससे उस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि हेट्रोजेनस में हम लोग उसको अलग कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्च सोल्यूशन जो है ये कोलाइडियल सस्पेंशन है। बटर मिल्क इन वाटर ये इमल्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg वेट 2 न्यूटन ऑन मास, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वेट ऑफ ए बॉडी जब भी निकालते हैं वो होता है mg के बराबर। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो वेट दिया हुआ है 222 न्यूटन, 222 की जगह 222 बैठा दिए और मास की जगह 60 बैठा दिए, जी का वैल्यू निकल जाएगा 3.7। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो हाफ mv² है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला से ही डायरेक्ट पूछा गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 8 एम्पियर करंट फ्रॉम ए 320 वोल्ट लाइन, व्हाट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द मोटर। मोटर का कंडक्टेंस क्या होगा, 0.8, 0.4, 0.25 या 0.025। ठीक है, तो पहले कंडक्टेंस का क्वेश्चन करने के लिए कंडक्टेंस तो समझना पड़ेगा। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उस उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल देते हैं तो कंडक्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है यार, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है V/I, जबकि कंडक्टेंस बोले वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो
कंडक्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, आई अपॉन बी। ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर था बी अपॉन आई, कंडक्टेंस हो गया आई अपॉन बी। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग आई का और वी का, तो ये आ जाएगा 0.025। ठीक है, व्हाट इज़ द सफिक्स फॉर ओ एच ग्रुप अकॉर्डिंग टू आई यू पी सी। आई यू पी ए सी जो है उसके अकॉर्डिंग ओ एच का सफिक्स क्या है, ओल्स होता है, इन होता है, ऑन होता है या एन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्स। ठीक है, तो ओ एच ग्रुप अगर लगा हुआ है जिसको हम लोग अल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो ओल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2 कार्बन है और ओ एच लगा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन के साथ अल्कोहल अगर लगा हुआ है तो उसको इथानॉल बोलेंगे। इथा इसलिए क्योंकि 2 कार्बन है, और ओल इसलिए क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। The force of gravitation between two bodies in the universe does not depend on distance between them, the sum of their masses, the gravitational constant, the product of their masses. Force of gravitation जो होगा, ठीक है, between two bodies किस चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ दियर मासेस, सम ऑफ द दियर मासेस नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस होता है, इसलिए इसका आंसर यही होगा, बी नंबर। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, उन दोनों बॉडीज़ के बीच में, वो फोर्स होगा G m1m2/r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ दियर मासेस, सम ऑफ दियर मासेस पे नहीं डिपेंड करता है, वो करता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस पे। डिस्टेंस बिटवीन दिन, ये जो है आर जो है वो डिस्टेंस ही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस पे तो डिपेंड करता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट यूज फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, रैंकाइन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तो याद रखना, बहुतों को कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा यूनिट जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है या टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है, वो बहुतों को कंफ्यूज रहता है कि सेल्सियस होगा शायद, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो केल्विन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सेट 12 में ही सेल्सियस और केल्विन स्केल का जो रिलेशन है उसको ये किया है। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो एक बार रिकॉल कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 2 volt जनरेटर, द करेंट जनरेटर थ्रू इट इज 0.5 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। पावर कितना होगा उस बल्ब का। ठीक है, तो बोला गया कि 220 वोल्ट का 220 वोल्ट से जनरेटर को कनेक्ट किए हैं, सॉरी 220 वोल्ट का जनरेटर जो है जिसको बल्ब से कनेक्ट किए हैं, और उससे जो करंट जनरेट होता है वो 0.5 एम्पियर का हो रहा है। अगर तो उसमें पावर, बल्ब का पावर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला वो होता है पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो पावर का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 220 दिया हुआ है, और करंट जो है वो 0.52 दिया हुआ है। तो ठीक है, ये 0.50 होगा, गलती से 2 लिखा गया है। ठीक है, पता नहीं इस सेट में का है, इतना ज़्यादा गलती हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। तो पावर का जो यूनिट होता है वो गलत, फिर से गलत। ठीक है, पावर का यूनिट वॉट होता है। ठीक है, इस सेट में मेरे से 3 गलतियाँ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। तो 36 का कितना हो जाएगा, सी नंबर हो गया। ठीक है, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा वैसे। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। पावर का यूनिट क्या, जूल नहीं होता है, वो होता है सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर।
सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट आर नोन एज कंट्रोलर, प्रोमोटर, पॉइजन्स या इनिशिएटर्स। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जो कैटालिस्ट का एक्टिविटी को डिक्रीज करा दे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉइजन्स। ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन्स या फिर सिंपली पॉइजन्स बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कंट्रोलर्स है, बाकी सब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कंट्रोलर्स क्या करता है, यूज टू रेगुलेट द रिएक्शन बाय मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और फॉलो रेट को मॉनिटर करके वो क्या बोलते हैं, वो जो रिएक्शन है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, प्रमोटर क्या करता है, एक्टिविटी को इनहेंस द एक्टिविटी और इंक्रीज द एक्टिविटी एंड इफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का इफिशिएंसी और एक्टिविटी को बढ़ा देता है प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोट करना, इंक्रीज करना, ठीक है, इन्हेंस करना। ठीक है, और बात करें इनिशिएटर्स का क्या काम है, यूज टू स्टार्ट और इनिशिएट करना, मैंने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं इनिशिएटर्स। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ा देना। कंट्रोलर्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं रिएक्शन को। लिक्विड एंड सॉलिड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस ड्यू टू विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, सॉलिड को या लिक्विड को हम लोग प्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्सेस लगता है। ठीक है, बाकी जैसे बात करें डिस्पर्सन फोर्स है, लंडन फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स है, ये तीनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है। लाइक लिटमस पेपर, डॉट डॉट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर टू टेस्ट द नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, सोडियम, इंडिगो, टर्मरिक या बेकिंग पाउडर। ठीक है, कर लिया होगा आपने। जिस तरह से लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जिससे पता चल सके कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, तो लिटमस पेपर के अलावा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वो भी नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टर्मरिक। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में 3 नाम दिया है यहाँ पे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओलाफैक्टर इंडिकेटर, ओलाफैक्टरी। ठीक है, हम लोग पिछले वाले सेट्स में या तो 10-11 में होगा शायद, हम लोग ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स जिसमें वेनिला था। ठीक है, वेनिला है, ओनियन है, क्लोव ऑयल है, ये कोई मतलब जैसे हम लोग इसमें कलर कलर के पहचान सकते हैं। ठीक है, कि लिटमस है तो किस कलर से किस कलर में जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, क्या कलर होगा, हाँ एसिड पे डालने से क्या कलर में बदलेगा, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई अंधा आदमी है तो वो तो कलर नहीं पहचान पाएगा, तो उसके लिए क्या है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स है, जिससे वो सूंघ करके, है ना, गंध पा करके वो उसको पता चल जाएगा कि ये जो है एसिड है या बेस है कोई सब्सटेंस। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस या चाइना रोज, ये चारों ठीक है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक की बात करें, फिनोफ्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ओलाफैक्टरी में ओनियन आता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट आता है, क्लोव ऑयल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया कि नेचुरल लिटमस पेपर के अलावा नेचुरल इंडिकेटर क्या हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा। ठीक है, टर्मरिक के अलावा रेड कैबेज जूस भी होगा, चाइना रोज भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं थे, इसलिए हम लोग का टर्मरिक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू 50-60 फीट, 52-80 फीट, 60 फीट या 60-80 फीट। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूटिकल माइल को प्रीवियस सेट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहाँ पे डिस्कस किया था हम लोगों ने इसमें किलोमीटर या मीटर पे, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया फीट पे, तब तो कंफ्यूज हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, 60-80 फीट हो जाएगा। ठीक है, 60-80 फीट यानी फिर 1.852 किलोमीटर होता है। देखिए न्यूटिकल माइल और माइल में डिफरेंस है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉर्मल माइल होता है 1.6 होता है, जबकि यहाँ पे न्यूटिकल माइल की बात करें तो 1.852 होता है।
ठीक है, या फिर 1.85 याद रखिएगा। 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.28 फीट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में रिलेशन भी पूछे जाते हैं, तो 1 मीटर में 3.28 फीट। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी? रेफरेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड? फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं 5 kg, तो kg तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या चीज़ को बतलाता है? मैग्नीट्यूड को बतलाता है। ठीक है, जो कि ये भी बतलाता है कि एब्सोल्यूट साइज उसका कितना है। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू रेफर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर बैक टू वाटर? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग या सब्लिमेशन? वाटर वेपर का वाटर में बैक हो जाना, कन्वर्ट हो जाना फिर से, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग या सब्लिमेशन? तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, एवापोरेशन में लिक्विड वेपर में बदलता है, अभी बोले कंडेंसेशन में वाटर वेपर से फिर से वाटर बन रहा है, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड बन जाता है, सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है? कपूर, सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड स्टेज ही नहीं आया, सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे बात करें वेपोराइजेशन में क्या होगा? लिक्विड भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन में उस उल्टा होगा। डिपोजिशन में क्या होता है? इस गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है। ठीक है, और उसका जस्ट उल्टा क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल दिए कपूर का, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? गैस में। ठीक है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग तो जानते ही आप। ए मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी from its salt solution but not able to displace C from its salt solution. Metal B displaces metal D from its salt solution, which is the second most reactive metal? A या फिर B या फिर C या फिर D? ठीक है, तो मेटल का एक खूबी होता है कि वो अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो किसी और मेटल को डिस्प्लेस कर जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पे? मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी। ठीक है, यानी कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद बोला है बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी। मेटल ए जो है बी को तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, लेकिन सी को नहीं कर पा रहा है, यानी कि मेटल ए बी से तो ज़्यादा है लेकिन सी से कम है। ठीक, उसी तरह से मेटल बी डिस्प्लेसेस डी, और मेटल बी डी को भी कर दे पा रहा है, यानी मेटल बी ज़्यादा है रिएक्टिव। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट पूछा है तो यहाँ से कर जाएंगे। ठीक है, तो सी जो है, सी को ए डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो सी ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद ए जो है बी को रिएक्टिव कर पाया, यानी कि डिस्प्लेस कर पाया, यानी कि ए ज़्यादा है रिएक्टिव बी से। उसके बाद बी जो है डी को भी रिप्लेस कर देता है, यानी कि बी ज़्यादा रिएक्टिव है डी से। तो सेकंड मोस्ट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेम द कलर ऑफ द फ्लेम दैट हैज़ द मोस्ट ऑक्सीजन एंड नेट कंप्लीट कंबशन? ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट पार्ट? ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, जो कंप्लीट कंबशन होता है उसका कलर जो होता है क्या होता है, और उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है। ओके, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होने के लिए उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है। उसका कलर क्या होता है उस फ्लेम का? ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लू फ्लेम। हम लोगों ने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, जो फ्लेम वाला देखे कंबशन वाला, उसमें डिस्कस किया कि जो बाहर वाला जो ये होता है फ्लेम का पार्ट होता है वो पूरी तरह से उसका ऑक्सीजन का सप्लाई भी होता है और ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और येलो वाला जो पार्ट होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी ऑक्सीजन लिमिटेड होता है वहाँ पे, और अंदर वाला पार्ट जो होता है वो अनबर्न्ड फ्यूल वेपर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेम एज न्यूटन सेकंड लॉ? यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से के तरह सेम है? कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, बाकी सब भी ऑप्शन। फोर्स ऑफ ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन,
ये कोई भी लॉ नहीं कहता कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन, नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अनबैलेंस फोर्स के। उसके बाद सुनिएगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट रिमेन्स रेट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ये तो न्यूटन्स का पहला लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। जब कोई बोला गया कि जब कोई बॉडी मोशन पे है तो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई किए तो वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होगा। ए बॉय रिसीव हिज इको इन 6 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द बॉय, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर 342 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिस्टेंस जो निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इको पैदा हो रहा है। इको मतलब होता है क्या, एक बार साउंड गया फिर वापस आया आपके कानों में लगा तो अब दोबारा सुनाई दिया, ठीक है। तो इको पैदा होने के लिए ना, या इको होने के लिए डिस्टेंस डबल मेज़र करते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार साउंड गया फिर वापस से आकर के आपके कानों तक टकराया, तो डिस्टेंस इसलिए 2D हो जाता है। तो 2D बराबर स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये 2052 आएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 2D की जगह अगर D लिखेंगे तो जो स्पीड इनटू टाइम आया उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, यानी ये वाला 2 जो है ये यहाँ पे बाई में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10.26 हो जाएगा। या करने का तरीका और ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस बराबर लिखे 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस नहीं लिख करके हम लोग अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम की जगह 6 सेकंड नहीं 3 सेकंड ही होगा, क्योंकि एक बार साउंड गया है फिर वापस आया है तो ये 3 सेकंड कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल नहीं है। Mg प्लस O2 2 MgO मिला, 2 टाइम्स ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के COO बना, AgCl टूट करके Ag प्लस Cl बन रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कौन सा एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का नहीं है, ठीक है। तो आसान है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन ऐड होकर के MgO बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड होकर के कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये तीनों में तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, AgCl टूट करके Ag प्लस Cl में बट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि Cl में ना जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो Cl में जब नेगेटिव चार्ज है तो Ag में प्लस चार्ज होना चाहिए, तो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, ठीक। जब Ag में प्लस चार्ज आया और यहाँ पे Ag अकेले है, टूट गया है, Cl को छोड़ चुका है, तो Ag जब अकेले होता है तो उसमें चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो Ag प्लस से यानी सिल्वर प्लस से किस में जा रहा है, सॉरी Ag सिल्वर प्लस से किस में जा रहा है, माइनस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो आयरन को क्या किया, गेन किया, प्लस से माइनस में आ गया, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन करने का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वेक्टर इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज या स्पेक्ट्रल इमेज। ऐसा इमेज को क्या बोलेंगे जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो इमेज बन सकता है वो होता है रियल इमेज। जैसे हम लोग पर्दा वगैरह सिनेमा घरों में जो पर्दा वगैरह लगता है, ठीक है, हॉल वगैरह में, तो वो वहाँ पे बनता है, वो जो स्क्रीन लगता है वहाँ पे रियल इमेज बनता है, ठीक है। जो यानी कि पर्दा में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब आइसोमेरिज्म इन केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स हम लोग बोले थे अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे हम लोग, ठीक है, कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोमर्स। क्या होगा इसका आंसर, तो आइसोमर का मतलब क्या होता है, द अकरेंस ऑफ कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केमिकल
बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेकिन अलग अलग है, ठीक है। एक तरह का कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर ऐसा अलग अलग हो जाता है तो हो जाता है आइसोमर। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताएं, आइसो का मतलब होता है सेम, तो क्या चीज़ सेम? मोलिकुलर फार्मूला सेम, ठीक है, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द ट्रक फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो एक्चुअली हाइट निकालना है हम लोग को, कितना हाइट पे हो जो ठीक। तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एच के एस बराबर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को हाइट निकालना है, तो एच इसलिए एच लिखा गया है और ए की जगह जी लिखा गया, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पे काम हो रहा है, ठीक है। तो u बराबर 0, क्योंकि जब फॉल्स ऑफ ए लेज जब हो रहा था उस टाइम मैंने इनिशियल स्पीड क्या था? 0 था, ठीक है। g का वैल्यू 10 पुट करना है और t का वैल्यू 0.8 पुट करना है, ठीक है। तो यही बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आ जाएगा 3.2, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, यानी 13 सेट भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। आप चाहें तो ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।